दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल माइग्रेंट लेबर्स को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया और आज सुबह सुबह तड़के 3:30 बजे औरैया में 24 मजदूरों की मौत हो गई। और मौत का यह सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है। इससे पहले आपके जहन में औरंगाबाद में किस तरीके से पटरियों पर मजदूर सो रहे थे और 16 मजदूर के ऊपर से मालगाड़ी ट्रेन गुजर गई। यह सिलसिला दरअसल लॉकडाउन के शुरू होने के पहले दिन से है और बावजूद इसके इस देश में आज भी अभी भी देश की अलग अलग सड़कों पर माइग्रेंट लेबर्स लगातार चल रहे हैं। घर जाने के लिए चल रहे हैं, रोटी नहीं है, 2 जून की रोटी नहीं कोई दे पा रहा है और इन सब के बीच उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी नहीं करा पा रहा है कि उनको घर तक कोई छोड़े आए। यह कौन सी स्थिति है? 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान होता है तो पता चलता है वो पैकेज कम है, बल्कि कर्ज दिया जा रहा है और उस कर्ज की वसूली भी की जाएगी। इस देश के भीतर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक अधिकार पाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, भरोसा कहां डिग रहा है? क्या इस दौर में हमारा पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो चला है या उस सिस्टम को संभाले हुए लोग इतने बड़े अपराधी हो चले हैं कि उनकी बात आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है या आम लोगों की भाषा वही समझ नहीं पाते हैं? वो ऐलान दर ऐलान किए जाते हैं और ये मान लेते हैं कि राहत जनता तक पहुंच गई और जनता का रुदन, उसका दर्द, उसके आंसू, उसको समझने की स्थिति में हमारा सत्ता वर्ग नहीं रहता है। ये दूरियां हो क्यों गई हैं? और इन सब के बीच वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इन दूरियों के बीच की एक मोटी लकीर इस देश के भीतर में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन के साथ चलती है? हमें लगता है कि आज आपको उन पन्नों को पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल ये उम्मीद, ये भरोसा क्यों टूट गया है और किसी भी तरीके का कोई संवाद सत्ता की आवाज में और जनता के रोने में कोई नजर नहीं आ रहा है। किसी तरीके से कोई तालमेल नजर नहीं आता है। मौतों का सिलसिला माइग्रेंट लेबर्स का कहां गिना जाएगा, कौन लिखेगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि मौतों का सिलसिला इस देश के भीतर में कोई नया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मौत हो रही है और उसके ठीक समानांतर राहत का ऐलान भी हो रहा है, ये दोनों बिल्कुल मिसमैच करते हैं। तो हमें लगता है कि आज दरअसल उन पन्नों को खोला जाए और समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल जो सत्ता होती है, जो सिस्टम होता है, वह अपने आप में इतना मशगूल हो जाता है एक वक्त के बाद कि उसको देखने की फुर्सत ही नहीं होती है कि दरअसल वहां पर जो खून के आंसू रोए जा रहे हैं उससे उनको कुछ लेना देना भी है। जबकि इस देश के भीतर में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, वह कोई नया नहीं है। लेकिन कोई एक लकीर तो आप खींचिएगा और लकीर तो मौजूदा वक्त को लेकर ही खींचिएगा। इसलिए खींचिएगा क्योंकि मौजूदा वक्त के गवर्नेंस के आधार पर ही अगला चुनाव भी होना है और मौजूदा वक्त की गवर्नेंस को ही राहत देनी है और मौजूदा वक्त की गवर्नेंस के जरिए ही पूरा सिस्टम चलेगा। उसी के जरिए वो इकोनॉमी को भी देखना है, उसी के जरिए उस राहत को भी समझना है जो जनता को मिलनी चाहिए। गड़बड़ी हो कहां रही है? हमें लगता है कि दरअसल आज वाकई उन स्थितियों को खोलें और समझें, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के दौर में करप्शन नहीं था, खूब करप्शन था। ऐसा भी नहीं था कि उस दौर में लोग अपराधी नहीं थे, अपराधी भी थे। संसद के भीतर भी अपराधियों की तादाद होती थी, विधानसभा में भी थी। लेकिन अब ऐसा क्या आ गया है? यह सवाल बार बार लोग करते हैं कि क्या पहले नहीं था, अब नहीं है। यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त की परिस्थितियों ने हमको बताया हम किसानों के लिए हैं, हम मजदूरों के लिए हैं, हम अपराधियों के खिलाफ हैं, हम करप्ट नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से अपने आप को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां पे हम जनता से जुड़े हुए नजर आए। तो लकीर तो वहीं पर खींचनी होगी और जरा आकलन वहीं से शुरू करना होगा। और इस आकलन की जमीन को हम कहां से शुरू करें? हमें लगता है सबसे बड़ी वजह पूंजी है और क्रिमिनल होना है, और संयोग से दोनों जब मिल जाते हैं तो ये एक ऐसा घातक कॉकटेल है जो संसद के भीतर नजर आता है, जो इस देश की विधानसभाओं में नजर आता है। और फिर उनसे हम आशा कर रहे हैं कि आप राहत पैकेज दे दीजिए, उन्हीं से हम आशा कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से माइग्रेंट मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दीजिए। सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनकी नजर, उनकी जमीन, उनका आसमान, उनका घर वो बिल्कुल अलग है।
क्योंकि जब आप पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो बात इस बात को लेकर भी आएगी। आपको याद होगा जब ये सरकार 2014 में बनी थी, जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ब्लैक मनी को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था, एसआईटी बनाई गई थी। और जो पहला पार्लियामेंट में इस देश के प्रधानमंत्री का भाषण जो था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि बहुत सारे सांसदों पर आपराधिक बहुत सारे मामले चल रहे हैं, 1 साल के भीतर ये सभी मामलों को कम से कम निपटा देना चाहिए। और निपटाने के बाद लगे कि 2015 के बाद संसद के भीतर सभी पाक साफ होकर बैठे हैं तो एक भरोसा जागेगा। जाहिर एक अच्छी उम्मीद थी, लगा वाकई प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी को लेकर एसआईटी बना दी और दूसरी तरफ अपराधीकरण को भी रोकने की दृष्टि है। कहा जा रहा था, सेंट्रल हॉल में मजदूर किसान का जिक्र हो रहा था, उनसे कोई जुड़ाव नहीं था, चेहरा तो कॉरपोरेट का था, चेहरा तो क्रिमिनल लोगों के साथ खड़े होने का है। करप्शन को आश्रय ही नहीं देना बल्कि करप्शन को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कैसे तब्दील कर दिया गया, यह भी आज हम आपको बताना चाहते हैं। तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये पैकेज, माइग्रेंट लेबर, राहत, लॉकडाउन, उसके बीच में आपको पीपीई किट मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है, क्वारंटाइन होने की क्या स्थिति है, जांच हो पा रहा है या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है साहब। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है इस देश के भीतर में। जैसे 2008 में पहली बार लिचेनस्टाइन पेपर आए थे जो कि भारतीयों के नाम उसमें थे जो कि विदेशों में पैसा जमा किए हुए हैं। 2010 में विकीलीक्स आया, उसके बाद 2011 में HSBC पेपर आए, उसमें तकरीबन 1100 भारतीयों के नाम थे। 2013 में ऑफशोर लीक्स आया, 2014 में लग्जमबर्ग लीक्स आया, यहां तक मान लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय बीजेपी जो हल्ला हंगामा पार्लियामेंट के भीतर और बाहर करती थी, वो कहती थी कि आप क्यों छुपा रहे हैं नाम, और पता नहीं क्यों वो जागृत होता है कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो सारे नाम सामने आएंगे, सभी जेल में होंगे और उसके बाद इस देश में ब्लैक मनी भी आ जाएगी। 15 लाख के किस्से को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ यही मानिए कि फैक्ट्स एंड फिगर इस देश के सामने रखने थे। लेकिन 2015 में स्विस लीक्स आया, 2016 में बहमास लीक्स और पैराडाइज पेपर आए, 2017 में पनामा पेपर भी आए जिसमें तकरीबन 450 भारतीयों के नाम थे। जो पैराडाइज पेपर थे उसमें 714 भारतीयों के नाम थे। और उस पीरियड में चले जाइएगा या 2018 तक जो आवाज सुनाई देगी आपको, एसआईटी बना दी है, जांच हो रही है, आईटी ने नोटिस सबको दे दिया है, सीबीडीटी जांच कर रही है और बाकायदा सीबीडीटी, सेबी, ईडी, आरबीआई और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफईयू वह भी जांच कर रही है और हर तरीके से जांच हो रही है। याद आ रहा है आपको? लेकिन एक का नाम भी सामने नहीं आया इस देश के भीतर में, वो कौन ब्लैक मनी पकड़े हुए लोग थे। इतना ही नहीं, अगर उस पीरियड को और रोमांटिसाइज कीजिएगा तो आप याद कीजिए कौन कौन क्या क्या बोलता था। सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे 120 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, बाबा रामदेव कहते थे 400 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, सीताराम येचुरी लेफ्ट के वो कहते थे 10 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार है, उन्होंने दिया था 100 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, सीबीआई ने अपने तौर पर कहा था 29 लाख करोड़ लगभग ब्लैक मनी है, एसोचैम का एक डाटा आया उसने कहा ट्रिलियंस डॉलर में है, मनमोहन सिंह ने भी उस समय माना लगभग 23,374 करोड़ ब्लैक मनी है। हर कोई ब्लैक मनी की जानकारी दे रहा है, लेकिन किसके पास है, कौन है, किस रूप में रखे हुए, कोई जानकारी नहीं आई। अब सवाल है कि जब इस रूप में चीजें चल रही है और नहीं आ रही थी तो इसके मतलब हम लोग क्या निकालें। हमें लगता है कि इसके समानांतर आपको एक चीज और समझनी चाहिए आज, कि इस देश के भीतर में जो लोग निर्णय लेते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग होते हैं, 2009 में जो लोग अपने तौर पर क्रिमिनल आरोप से जो ग्रसित थे उनकी तादाद 30% थी। 2014 में वो बढ़े तो 34% हो गए। उसी समय पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बने थे जिन्होंने अपराधीकरण के खिलाफ बोला था और आशा जागी थी कि कुछ तो ठीक होगा। ये आशा धूमिल इसलिए हो गई क्योंकि 2019 में जब और बड़ी जीत के साथ वो आए तो उसमें 43% क्रिमिनल थे। और संयोग ऐसा है, जब हम संख्या आपको बताते हैं तो आपको यह समझना होगा कि जो लोग करोड़पति होते हैं या जो क्रिमिनल होते हैं वही करोड़पति होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर में 116 लोग ऐसे हैं जो कि आपराधिक मामलों से प्रभावित है, आपराधिक मामलों के केसेस उन पे चल रहे हैं। ये 234 में से 116 बीजेपी के, टोटल 234 हैं।
2014 में 185 आपराधिक छवि के नेता थे जिन पे केसेस चल रहे थे, जिन्होंने अपनी चुनाव आयोग को सौंपा था। सीरियस क्रिमिनल केसेस 159 के खिलाफ चल रहे हैं जो मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट है। 19 ऐसे हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ जिन पर केसेस चल रहे हैं, और 3 ऐसे हैं जिन्हों के ऊपर रेप के मामले चल रहे हैं। उसमें एक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक वाईएसआर के हैं। अब सवाल यह है कि इसके ठीक पैरेलल में जब आप आइएगा कि बीजेपी के कितने हैं और दूसरे के कितने हैं, तो बीजेपी के 116 जो क्रिमिनल आरोपित हैं उस सभी के सभी करोड़पति हैं। कांग्रेस के जो 29 हैं वो सभी के सभी करोड़पति हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो 13 हैं वो भी करोड़पति हैं। और ये फेरिस्त हमको लगता है रीजनल लेवल पे भी समझनी चाहिए, सिर्फ सेंट्रल लेवल का नहीं मसला है, स्थानीय तौर पर भी, क्योंकि जेडीयू के भी जो 13 लोग हैं उनकी स्थिति भी क्रिमिनल वाली है। शिवसेना के 11 लोग हैं, उन पर आरोपित है। डीएमके के 10 हैं, वाईएसआर के 10 हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के भी 9 लोग हैं। इसका मतलब है कि जो क्रिमिनल और करोड़पति होना दोनों एक साथ मिक्सअप हो रहा है। अब यहां पर अगला सवाल है कि अगर पार्लियामेंट के भीतर ही क्रिमिनल वाले लोग हैं, करोड़पति भी है, वो पूंजी भी उनके पास है, तो इस देश में जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो चलता है वह भी तो पूंजी और अपराधी के इर्द गिर्द चलता। टिकट उसको देंगे जो क्रिमिनल होगा, टिकट उसको देंगे जो क्रिमिनल होने के साथ पैसा भी खर्च करना जानता होगा, और टिकट उसी को देंगे जो उसके बाद पैसे की उगाही भी कर सके। पार्लियामेंट के भीतर अगर 43% लोग आपराधिक छवि के बैठे हुए हैं तो आप क्या सोचते हैं क्या हो जाएगा? और 90% लोग करोड़पति हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहले बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण ये बड़ा इसलिए है क्योंकि झटके में करोड़पतियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी 90% है तो 82% 2014 में थी, उससे पहले 58% थी, 2009 में देखिए 58% थी, उससे पहले लगभग 50% के इर्द चीजें घुमरती थी। लेकिन जैसे जैसे 2014 और 19 का हम जिक्र करते हैं, करोड़पति भी बढ़ गए, क्रिमिनल भी बढ़ गए। और हमें राहत पैकेज उन्हीं से चाहिए, माइग्रेंट लेबर की दिशा में उन्हीं से समाधान चाहिए। इस देश के एमएसएमई को भी ईमानदारी से काम करने का मौका मिल जाए, यह भी चाहिए। जब आपने पूरा सिस्टम इस तरीके से बना दिया है तो उसमें एमएसएमई के लिए जो आप 3 लाख करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, किसी भी एमएसएमई वाले चलाने वाले से पूछिए, वो बोलेगा साहब उस इलाके के पुलिस वाले को देना है, उस इलाके के नेता को पैसा देना है, गुंडे को पैसा देना है, यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए पैसा देना। अजीबोगरीब स्थिति है कि करप्शन हमारी रगों में दौड़ रहा है, और उस करप्शन को सहेजे में आप बोलेंगे कि लोगों के बैठने से क्या होगा। तो चलिए आपको कुछ और पन्ने खोलते हैं। जब आप ब्लैक मनी के खिलाफ हैं तो इस देश के भीतर में एक एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, उसने एक अपने तौर पर काम करना शुरू किया और बताना शुरू किया किस रूप में राजनीति सिर्फ ब्लैक मनी ही चाहती है। आप कल्पना कीजिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदे जाते हैं, उस इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, वो पूरा ब्लैक मनी का खेल होता है। और जब उसके आंकड़े निकल कर आए कि कितने कितने करोड़ रुपए सबसे ज्यादा बीजेपी के पास गए, जो सत्ता में है उसके पास गए, उसके बाद फिर कांग्रेस के पास गए, रीजनल पार्टीज में मूंगफलियों के हिसाब से बट गए। आप ब्लैक मनी को रोकना चाहते थे, ब्लैक मनी को रोकने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड एक हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा भी है, वह भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जरा इसकी फेरिस्त देखिए। माना गया 2019 से लेकर 2019 में मार्च से चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई और अक्टूबर तक की स्थिति जो इलेक्शन के बाद तक आई, लगभग 6128 करोड़ इसी दौर में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए। सवाल यह है कि मुश्किल इतनी बार नहीं है, और टोटल जो खरीदे गए वो बहुत ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा है। वो महत्वपूर्ण हम यहां नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं वो कई कैटेगरी में है, उसकी अलग अलग कैटेगरी के जरिए अलग अलग तरीके से बॉन्ड लोग खरीदते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बॉन्ड जो खरीदे गए वह करोड़ में ही खरीदे गए। यानी बॉन्ड खरीदना 1000 रुपए में खरीद सकते हैं, 10,000 का भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, 1 लाख का भी खरीद सकते हैं, 10 लाख का भी खरीद सकते हैं, और 1 करोड़ का भी। लेकिन इस देश का गजब देखिए स्थिति, सत्ता को आपको पैसा देना है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना है। 5624 इलेक्ट्रल बॉन्ड 1 करोड़ के खरीदे गए, यानी 5624 करोड़ रुपए सीधे सीधे 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीद के सत्ता को दे दिए गए। सवाल और भी नहीं है, सवाल इसके बाद यह है कि आखिर लोग कैसे राजनीतिक सत्ता के नजदीक जाना चाहते हैं और पैसा देते हैं, और उन सब में जो
क्रिमिनल एस्पेक्ट्स होता है, जो रिपोर्ट्स है एडीआर की, वह ये बताने के लिए काफी है कि स्पेशली जो ने चूज किया जाता है जिन जिन इलाकों में, उन इलाकों के जो उम्मीदवार होते हैं या जो सांसद थे या विधायक थे, उसमें लगभग 60% ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं और जो करोड़पति हैं। आप उन्हीं को चुनते हैं, उन्हीं के जरिए पैसे की उगाही करनी है, उन्हीं के जरिए पैसा आपको भी इन्वेस्ट करना है और उन्हीं के जरिए मार्केट से पैसा आता है। और इन सब के बीच इलेक्शन दरअसल ब्लैक मनी और क्रिमिनल का एक ऐसा जमघट होता है जिसमें हर कोई अपनी अपनी जगह देखता है। इसीलिए उस पीरियड में दान भी खूब किया जाता है और सत्ता में आने के बाद उससे ले भी लिया जा सकता है, लिया भी जाता है। हमने देखा कि किस राज्यों का भी जिक्र मत कीजिए, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में, जो दिल्ली में एक राजनीतिक प्रयोग अपने तौर पर माना जाता है, यहां भी 22 विधायक ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसमें से 14 विधायकों पर सीरियस केसेस चल रहे हैं और 70 में से 42 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो कमोवेश हर राज्य की यही स्थिति है। और इन सब के बीच सवाल यह है कि जो फंड कलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के समय, वो फंड कलेक्ट करने की स्थितियां कितनी मजबूत होती है। एक दूसरा, जो कलेक्ट किया जाता है वो खर्च भी किया जाता है या नहीं, और जो खर्च किया जाता है वो कहां खर्च किया जाता है। हर को करप्ट बनाने की स्थिति होती है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया मीडिया में। मीडिया यूं ही सरकार के बोल नहीं बोलता है, मीडिया के पास खूब पैसा आया है। वो एक अलग किस्सा है कि 2014 से लेकर 2019 तक किस रूप में काम कर रहे थे। 2019 के इलेक्शन का भी जो आंकड़े अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को दिए, उसमें भी वो आंकड़े रख दिए गए कि देखिए ये पैसे हमने दिए हैं। अब आप देखिए बीजेपी के पास जो पैसा आया, टोटल पैसा आया लगभग 6,405 करोड़ का। ये फंड कलेक्ट हुआ 2019 में। इसमें से 6,000 करोड़ में से 6,400 करोड़ में से 4,057 करोड़ सिर्फ बीजेपी के पास गया। कांग्रेस के पास 1,157 करोड़ गया। और ये पैसों को जब आप अलग अलग तरीके से खर्च करना चाहते हैं और खर्च करते हैं, तो मीडिया पर कितना खर्च किया गया? बीजेपी ने मीडिया पर 488 करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस ने 411 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग तरीके से जो रैलियां होती हैं, पब्लिक मीटिंग होती है, बीजेपी ने उस पर खूब खर्च किया, सबसे ज्यादा 73 करोड़ रुपए। हम इन बातों का जब जिक्र कर रहे हैं तो आपके जहन में एक और सवाल होगा कि दरअसल करप्ट है कौन, और करप्ट है कौन नहीं। जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम करप्ट होता है, और जब सिस्टम करप्ट होता है तो इकोनॉमी भी उसी करप्ट सिस्टम के हिसाब से चलती है, और उसी में क्रिमिनल का एक छौंक होता है। जो आपराधिक तत्व होते हैं वो सीधे वसूली करते हैं। पहले लोग गुंडों को पालते थे, अब गुंडे ही उस पॉलिटिक्स में आ गए, जीत गए चुनाव, मंत्री बन गए, अब आप क्या कर लोगे, उनको तो विशेषाधिकार प्राप्त है। फिर भी हमने देखना शुरू किया कि दरअसल वो कौन कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पूंजी है, पैसा है। उसमें जो नजर आया, उसमें देश के वही महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। ये अलग अलग जगहों पर सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे जाते हैं, और वही कॉरपोरेट खरीदते हैं जो सरकार को देते हैं, बताना नहीं पड़ता है। इसकी भी एक अलग रकम का एक पूरा किस्सा है, क्योंकि जब हमने देखना शुरू किया कि किनों किनों ने पैसा दिया है, पॉलिटिकल फंडिंग की, उसमें सबसे पहले नाम आता है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। जीएमआर हैदराबाद का एयर कार्गो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है। जीएमआर एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड है। 25 करोड़, 15 करोड़, 19 करोड़, ये अलग अलग तरीके से दिया गया। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 21 करोड़ रुपए दिए। भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड ने 13 करोड़ रुपए दिए। अल्ट्रालेट सीमेंट ने 23 करोड़ रुपए दिए। हिंडाल्को इंडस्ट्री ने 13 करोड़ रुपए दिए। एसआर माइनिंग इंडस्ट्री लिमिटेड ने 12 करोड़ दिए। डीएलएफ ने 10 करोड़ दिए। और तो और दिल्ली एयरपोर्ट पार्किंग सर्विस लिमिटेड जो है, उसने भी 10 करोड़ रुपए दे दिए। ध्यान दीजिए, एक नेक्सस बन रहा है। जो पैसा दे रहा है, जिसको पैसा दे रहा है, उसके बाद उसकी पॉलिसी रिवाइंड में उसी रूप में उन तक पहुंचती चली जाएगी, और ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती चलाई जाएंगी। इसीलिए जो ब्लैक मनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसमें सबसे ज्यादा 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, वो बंबई में खरीदे गए। 1,782 करोड़, जी, इतनों का बॉन्ड लिया गया, यानी 1,782 बॉन्ड 1-1 करोड़ के सिर्फ मुंबई में लिए गए। दिल्ली में 895 बॉन्ड लिए गए। कलकत्ता में 1,299 बॉन्ड लिए गए। ये बॉन्ड लेने वाले कौन से कॉरपोरेट के लोग थे, कौन, ये जानकारी आप तक कभी आ नहीं पाएगी। इतना ही नहीं,
जो पूंजी इनके पास आती है उसमें बहुत साफ तौर पर कुछ नियम है। उस नियम के तहत आपको पैसा उस रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके एक तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड से पैसा लिया गया, एक होता है कि 20,000 से कम अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उसकी कहीं गिनती होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए 20-20 हजार से को जोड़ते चले जाइए तो 161 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिए गए, 19 करोड़ कांग्रेस को दिए गए। 161 करोड़ रुपए बीजेपी को गए, 20-20 हजार रुपए जोड़ के तो कितने लोगों ने दिया, या एक ही व्यक्ति ने 20-20 हजार करके दिया, जहां आपको पैन नंबर नहीं बताना है, आईटी फॉर्म का नहीं बताना है, अकाउंट नंबर नहीं बनाना है, कैश दे दिया आपने, ये दिखाया भी जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चलती है तो वह एक ब्लैक मनी से चलती है। उसको चलाने वाले लोग जो होते हैं, जब पार्लियामेंट में 43% लोग बैठे हुए हैं आपराधिक छवि के, और उसमें भी जब हम नंबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के 116 हैं, कांग्रेस के 29 हैं, जेडीयू के 13 हैं, शिवसेना के 11 हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के, तो सब में एक कहीं ना कहीं एक क्लास है, एक कैटेगरी है कि सभी तो क्रिमिनल हैं, तो क्या दिक्कत है, मिलके एक साथ काम करें। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, सत्ता की ही आवाज नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के बोल भी आपको जनता के करीब नहीं दिखाई देंगे। जनता का जो दर्द है, जो उसके भीतर का दुख है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और जब आप इसमें मशगूल हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई विजन नहीं बचता है। और सच यही है कि भारत के पास कोई विजन नहीं बच पा रहा है। भारत जो जिन बातों का जिक्र कर रहा है कि चाइना से कंपनी जो निकलेगी अब वो भारत आ जाएगी, आपको जानकारी हैरत होगी कि अमेरिका ने अमेरिकन कंपनीज पर पाबंदी लगा दी है कि जो चाइना छोड़ के निकल रहे हैं वो किसी दूसरे देश में ना जाएं, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया, यहां ना जाएं। अगर वहां पर गए तो फिर हमारे यहां जो उनको टैक्स की रियायत मिलती है अमेरिका में, वो नहीं मिलेगी। तो कौन कंपनी अमेरिका में मिलने वाली टैक्स रियायत को छोड़ के भारत में आएगा, या अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया के दूसरे देशों में जाएगी अगर वो चाइना से निकल कर आ रही है। ये इस प्रोसेस को जरा समझिए। यानी दुनिया में हर कोई संरक्षणवादी हो रहा है, हर देश अपनी इकोनॉमी को लेकर, और हमारे यहां संरक्षणवाद ब्लैक मनी को लेकर है, क्रिमिनलाइजेशन को लेकर है कि आपराधिक परिस्थितियां किस तरीके से हमारे अनुकूल होती चली जा रही है। और इसीलिए शायद जब हम इलेक्शन से हटकर भी देखते हैं कि आखिर वो कौन सी जांच हुई, किस रूप में जांच हुई और क्या क्या जांच हुई, तब उसके भीतर जब जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट माइग्रेंट लेबर्स को लेकर सुनवाई नहीं कर सकती है तो सीबीआई क्या करेगी, आईटी क्या करेगा, ईडी क्या करेगी, सेबी अपने तौर पर क्या कर पाएगी। एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही जा पाएगी, तभी तक जा पाएगी जब वो सरकार के अनुकूल हो। और सरकार जब इकोनॉमिक पॉलिसी को ही अपनी सियासत का हिस्सा बना लेगी तो इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों और शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये सरकार तो इकोनॉमिक पॉलिसी को ही अपने घर की पॉलिसी बता ली है। यानी यहां पॉलिसी हर महीने चेंज हो जाती है, जिससे कि जो जिस पॉलिसी पे काम कर रहा है, कोई पैसा लगा रहा है तो उसको वापस उस सरकारी दफ्तर में बाबू के पास जाना पड़े। इसीलिए पूरा सिस्टम जो हमारा है इतना करप्ट है कि दरअसल जो ट्रक पे ले जा रहा है महाराष्ट्र से उठाकर दिल्ली से उठा के महाराष्ट्र से उठाकर बिहार और यूपी तक, वह भी इतने पैसे ले रहा है कि वह भी लूटना चाहता है। और वो सामने वाले की मजबूरी यह है कि हम घर पहुंचना चाहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, राजधानी में जो किराया है 3,000 रुपए सेकंड एसी का, जब आप दिल्ली से चलते हैं पटना तक या मुंबई से चलते हैं पटना तक, तो उससे ज्यादा ट्रक में किसी तरीके से हाथ पांव आपस में मोड़ के बैठ जाना और 3,000 रुपए देने हैं उसको। 1,500 रुपए में ले जा रहा है अगर वो, तो ले जा रहा है कि तेलंगाना से ले जाएंगे आपको मध्य प्रदेश। अब सोचिए तो क्या स्थिति है। हर कोई अभी भी संवेदनहीनता क्यों खत्म हो गई है, और संवेदनशीलता लोगों की इसलिए भी खत्म हो गई है क्योंकि हमारा सिस्टम ही संवेदनशील अब नहीं है। उसको चलाने वाले लोग करप्ट और क्रिमिनल हो चले हैं। तो फिर आप क्या करोगे और कैसे करोगे? ये सारे आरोप हैं, लेकिन सवाल है उन आरोपों को भी अदालतों में जाकर आपको साफ करना चाहिए था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 2014 में ही किया था। लेकिन उसके बाद तो वो संख्या और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, और ये बढ़ते बढ़ते अगर स्थिति आ गई है तब आप समझने की आप कोशिश कीजिए कि भरोसा क्यों नहीं होता है। 20 लाख करोड़ का ऐलान हो गया। 20 लाख करोड़ में
8 लाख करोड़ आरबीआई ने इंजेक्ट किया था, वह भी जोड़ दिया। 1,76,000 करोड़ गरीबी कल्याण योजना, जिसमें घरों में अनाज देंगे, पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसमें भी जानकारी आई कि 50 से 55% से ज्यादा नहीं हुआ है। हम लोग लगातार बात करते हैं, जो किसान हैं, सम्मान निधि का पैसा अब तक पहुंचा नहीं पहुंचा, जनधन में कितना पहुंचा, कईयों के पास नहीं पहुंचा। अब आप क्या करोगे? लेकिन बांट दिया गया। 20 लाख करोड़ को बांटना था तो बांट दिया गया कि 8 लाख करोड़ आरबीआई ने पहले दे दिया, 1,76,000 करोड़ गरीबी कल्याण में हो गया, और 5,90,000 करोड़ एमएसएमई, डिस्कॉम, एनबीएफसी, रियल एस्टेट को दे दिया गया। अर्बन और रूरल पुअर को और फर्म सेक्टर को लगभग 2,46,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। 1,90,000 करोड़ रुपए खेती या डेयरी या मछली पालन या फूड प्रोसेसिंग को दे दिए गए। ये फूड प्रोसेसिंग का जब जिक्र आता है तो, और खेती का जब जिक्र आता है, हमें 2018 याद आता है कि प्रधानमंत्री ही ना बात कर रहे थे उड़ीसा में एक महिला से, जिसने कहा था कि आय दुगनी हो गई, और प्रधानमंत्री का टारगेट था किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, एमएसपी से ज्यादा मिलना चाहिए, कीमत उसकी बढ़नी चाहिए। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर इनको भी बताइएगा और यह भी अगर किसी सत्ता को चुभे, जबकि सच है ये सारी चीजें और नजर आ रही हैं, लेकिन यह भी परिस्थिति पे लोगों की उम्मीद नहीं जाग रही है, तब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, ये जानते समझते हुए कि देश के अलग अलग हिस्सों में कितनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स मजदूर सड़क पर मर जा रहे हैं। हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख दें। मार्च के महीने में जब ऐलान हुआ लॉकडाउन का, तो पहले हफ्ते में वायरस से मरने वालों की संख्या थी 25। उसी पहले हफ्ते में माइग्रेंट लेबर जो सड़क पे मरा, उसकी तादाद थी 20। आप कहेंगे यूं ही संख्या बता दी गई, तो उसकी स्थिति जरा देखने की शुरू कीजिए। दिल्ली से मुरैना जा रहा था रणवीर सिंह, 39 साल थी, आगरा में उसकी मौत हो गई। 27 तारीख को सूरत में गंगाराम की मौत हो गई, 65 साल की उम्र थी। 27 तारीख को ही हैदराबाद के पेड्डा गोलकोंडा में 8 मजदूर मर गए, जो कि कर्नाटक से खुली ट्रक में आ रहे थे तेलंगाना। महाराष्ट्र से गुजरात ट्रक जा रहा था और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पारुल गांव के नजदीक 28 मार्च को दुर्घटना हुई, 4 लोग मर गए, 4 मजदूर मर गए। गुजरात के वलसाड़ में 2 महिला मजदूर तब मर गई जब वो रेलवे पुल पार कर रही थी, मालगाड़ी आई और दोनों को कुचल के चली गई। कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे में 4 को गाड़ी ने कुचल दिया 29 तारीख को। यह 20 लोगों की मौत मार्च में हुई है। अप्रैल का हम डाटा आपके सामने नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है मई का डाटा तो बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि एक तो 8 तारीख को औरंगाबाद में 16 मजदूरों का मरना और अब 24 मजदूरों का मरना, औरैया में जो हुआ है जिस तरीके से, इन दोनों को मिला दिए तो 40 मजदूरों की मौत तो यूं हो गई। उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिए, मुजफ्फरनगर में 14 तारीख को मई के महीने में रोडवेज बस ने कुचल दिया, 6 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में, महाराष्ट्र से ये आ रहे थे और उत्तर प्रदेश इन्हें जाना था, इसमें महेश प्रजापति, प्रमोद पाल, दीपक प्रजापति, एक आजमगढ़ के थे अमदई गांव के और एक दोनों गाजीपुर के थे देवगतिया गांव के, इनकी मौत हो गई। महोबा झांसी मिर्जापुर हाईवे में गुजरात से झारखंड जा रहे थे, ट्रक पर थे, 66 मजदूर बाल बाल बच गए, ट्रक लुढ़क गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में ऐसी स्थिति नहीं हुई, ट्रैक्टर एक हाई टेंशन पोल से टकरा गया और 9 मजदूरों की मौत हो गई। 13 तारीख को गुना में 8 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे, उन्नाव के ये मजदूर थे, रात के 3 बजे घटना हुई थी। 10 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 5 मजदूरों की मौत हो गई, ट्रक पलट गया था। कानपुर में 2 मजदूरों की मौत हुई, गोरखपुर में 2 मजदूरों की मौत हुई। इन सब को जोड़ते चले जाइएगा तो सोचिए कि सिर्फ मार्च और मई में, अप्रैल का भी हमने डाटा नहीं निकाला या नहीं निकाल पाए, 100 से ज्यादा मौत इसी संदर्भ में अगर इसी रूप में हो गई है तो इनकी गिनती तो कहीं होगी नहीं, और इनको लेके कोई संवेदना भी नहीं जागेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम करप्ट है। हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग आपराधिक छवि के हो चले हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, तो उनके सरोकार और उनकी सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं है। उनकी जो दुनिया है वो इस दुनिया से हटकर है। इसीलिए इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को अब समझने की जरूरत है कि दरअसल उनको जिन लोगों ने अपने मुट्ठी में बंद कर लिया है, उन्होंने पूरे सिस्टम का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, करप्ट कर दिया है। और ऐसे में कोई उम्मीद जाग इसलिए नहीं रही है, हर कोई उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है।
और अब जब इस पैकेजेस का ऐलान हुआ है तो इस पैकेजेस को तो मत कहिए, कर्ज का ही ऐलान हुआ है, इसकी एक अपनी अलग लूट की कहानी होगी जो बाबुओं से गुजरेगी, जो छोटे छोटे निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों, हर कोई संकट में है तो क्या करेगा, उसी सिस्टम को अपनाएगा जो सिस्टम ऊपर से चला आ रहा है। यही मुश्किल है मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी। कोई इनकार हो तो बताइए कि इस स्थिति को आपने पहले दिन से इस देश में धोखे में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल माइग्रेंट लेबर्स को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया और आज सुबह सुबह तड़के 3:30 बजे औरैया में 24 मजदूरों की मौत हो गई। और मौत का यह सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, इससे पहले आपके जहन में औरंगाबाद में किस तरीके से पटरियों पर मजदूर सो रहे थे और 16 मजदूर के ऊपर से मालगाड़ी ट्रेन गुजर गई। यह सिलसिला दरअसल लॉकडाउन के शुरू होने के पहले दिन से है और बावजूद इसके इस देश में आज भी अभी भी देश की अलग अलग सड़कों पर माइग्रेंट लेबर्स लगातार चल रहे हैं, घर जाने के लिए चल रहे हैं। रोटी नहीं है, 2 जून की रोटी नहीं कोई दे पा रहा है और इन सब के बीच उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी नहीं करा पा रहा है कि उनको घर तक कोई छोड़ आए। ये कौन सी स्थिति है? 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान होता है तो पता चलता है वो पैकेज कम है बल्कि कर्ज दिया जा रहा है और उस कर्ज की वसूली भी की जाएगी। इस देश के भीतर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक अधिकार पाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, भरोसा कहां डिग रहा है? क्या इस दौर में हमारा पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो चला है या उस सिस्टम को संभाले हुए लोग इतने बड़े अपराधी हो चले हैं कि उनकी बात आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है या आम लोगों की भाषा वही समझ नहीं पाते हैं? वो ऐलान दर ऐलान किए जाते हैं और ये मान लेते हैं कि राहत जनता तक पहुंच गई और जनता का रुदन, उसका दर्द, उसके आंसू, उसको समझने की स्थिति। आशियाना तेरा साथ मेरे रहना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला।